कक्षा 11वीं विषय गणित मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के बाद का जो टॉपिक दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक में, उसके संबंध में। तो देखो, एक्चुअली में हम लोगों ने उदाहरण सहित पहले प्रश्नावली को भी अच्छे से कंप्लीट किया, पहले बेसिक पढ़ा। इस तरह से वीडियो लेक्चर हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा वो हमारे चैनल पर विज़िट करो, सारे वीडियो देख लो। उससे आपका बेस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके साथ ही फिर आगे जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर समझ आएंगी। सो हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समुच्चय के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं, और उसके कुछ उदाहरण को हम डिस्कस करेंगे। फिर प्रश्नावली 1.2 में जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार को पढ़ते ही हम लोग ये प्रश्नावली जो 1.2 दिया हुआ है उसमें के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे से हो जाएंगे। तो देखो, समुच्चय के प्रकार या समुच्चय कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग आप डाल सकते हो, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखो, मैंने शुरू से बताया समुच्चय आखिर होता क्या है ना। बस समुच्चय के प्रकार को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समुच्चय किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रकार जो आपको पढ़ना है वो है पहला रिक्त समुच्चय। 1 बाय 1 सबको मैं डील करूँगा, ठीक है, अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे। पहला क्या है? रिक्त समुच्चय। दूसरा है परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। क्लियर? दो समझ आ गया, रिक्त समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। और लास्ट में आपको पढ़ना है, आपके प्रश्न आपके बुक के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, वो है समान समुच्चय। तो ये 3 प्रकार आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इसको मैं प्रकार करके हेडिंग डलवा दिया हूँ आपको, ठीक है। बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, समुच्चय के प्रकार ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसको अलग अलग टॉपिक दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समुच्चय के प्रकार में आपको 3 चीज़ों को अच्छे से समझना है और उसके कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे उदाहरण सहित, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रश्नावली 1.2 दिया है वो काफ़ी हद तक नहीं कह सकते हैं, पूरा जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्लास को। सबसे पहले आप साइड हेडिंग डाल लो, क्या? रिक्त समुच्चय। आखिर ये रिक्त समुच्चय क्या होता है? जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका। बच्चों ध्यान से समझो, रिक्त समुच्चय कह रहा है मतलब वहाँ कोई चीज़ होगा ही नहीं, वहाँ कोई चीज़ होगा ही नहीं। मतलब उसमें जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? खाली होंगे। खाली डिब्बा जैसे होता है ना, खाली, बस उसी की तरह। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लोगे, क्या? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय साइड हेडिंग डाल लेना, ठीक है। नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या? रिक्त समुच्चय। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसको उदाहरण सहित मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आखिर रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय आखिर क्या होता है? तो समुच्चय देखो, जो क्या होता है, एक संग्रह या कलेक्शन होता है, आप सभी को पता है। अगर कलेक्शन में जो या संग्रह जो आपने किया उसमें अवयवों की संख्या 0 होती है, कुछ भी नहीं होता, शून्य होता है, तब ऐसे ही समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं अच्छे से लिखाऊंगा, पॉइंट करके बस आप समझ लो इसमें कि इस तरह के समुच्चय में या इसमें अवयवों की संख्या क्या रहती है? शून्य रहती है। अवयवों की संख्या 0 रहती है, मतलब कुछ भी नहीं रहता। क्लियर है? कुछ भी नहीं रहता, उसमें अवयव कुछ रहेंगे ही नहीं, ठीक है। कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे बेटा। देखो, यदि मैं आपको कहता हूँ कि 2 उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, चलो भाई उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करो। पहले 2 उदाहरण रखते हैं हम लोग, ठीक है।
मान लो पहला उदाहरण है, ठीक है। पहला उदाहरण यह है कि ए बराबर, ए समुच्चय हम लोग दर्शाते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो ना, ए इक्वल टू एक्स जहाँ एक्स किसी स्कूल की कक्षा 11वीं में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। अब इसका आंसर देखो क्या हो सकता है, सब लोग सोच के रखना, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण मैं लिखता हूँ, दूसरा उदाहरण जहाँ b बराबर ले लिए x, जहाँ x वर्तमान में कक्षा 10वीं तथा 11वीं दोनों में, ऐसा लिख लो, कक्षा 10वीं तथा 11वीं दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। क्लियर हो गया? दोनों चीज़ समझ आ गया। अब देखो दोनों का आंसर हम अगर देखते हैं, आंसर निकालने की बात कहते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनाओगे कि भाई ए जो समुच्चय दिया हो उसका संग्रह या उसका आंसर क्या हो सकता है। तो किसी स्कूल की कक्षा 11वीं में, तो कक्षा 11वीं में जितने बच्चे पढ़ते हैं, एक विद्यार्थी कक्षा 11वीं में पढ़ने वाला कोई एक विद्यार्थी, उसको लिखना है पूरा, है ना। तो जितने बच्चे पढ़ते हैं वो हो गया क्या, मोहन हो गया, सोहन हो गया, टिंकू हो गया, मिंकू हो गया, चिंकू हो गया, जो भी सारे के सारे यहाँ पे आते जाएंगे। समझ आ रहा है? आपके क्लास में जो भी पढ़ते हैं, ठीक। अब इसका आंसर अगर मैं देखता हूँ, दूसरा जो उदाहरण लिया हूँ देखो, उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका आंसर कक्षा 10वीं और 11वीं में पढ़ने वाले, दोनों क्लास में एक साथ पढ़ने वाले, क्या आपके नज़र में कोई है क्या? ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? नहीं ना। मतलब इसका आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं, ये खाली डब्बा रहेगा बस। क्योंकि 10वीं और 11वीं में एक साथ कोई भी विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर सकता भाई। कोई भी स्टूडेंट जो है 10वीं और 11वीं दोनों क्लास में एक साथ स्टडी नहीं कर सकता। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, यहाँ पे देखो खाली डब्बा आ रहा है, 0 हुआ। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, रिक्त समुच्चय। मतलब यहाँ जो ए है वो रिक्त समुच्चय नहीं है, लेकिन बी जो है उसके अवयवों की संख्या क्योंकि 0 है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। पूरी बातें बहुत आराम से मैंने समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ आ गया होगा। आखिर ये रिक्त समुच्चय होता क्या है। खाली समुच्चय, ऐसा बस समझना है आपको, खाली होता है मतलब जिसमें अवयवों की संख्या 0 होती है, 0 होती है, या उसमें एक भी अवयव नहीं होता, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, उसे ही हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब देखो इसे दर्शाएंगे कैसे और इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ तक का बात समझ आया? उदाहरण द्वारा मैंने समझाया। उदाहरण आपका बुक का ही उदाहरण है ना, ठीक है। बुक का ही उदाहरण है, बहुत आसानी से आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, ठीक है। चलो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो मेन हेडिंग हमारा रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय में ही हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं, और इसका जो नोटेशन है, कैसे इसको आखिर प्रदर्शित करेंगे वो भी बता दूंगा मैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें परिभाषा करके आप लिख सकते हो, परिभाषा। इसकी परिभाषा बता देता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे भाई। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। परिभाषा कैसे लिखोगे, एक समुच्चय या एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। क्लियर? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता या अवयवों की संख्या 0 होती है, ऐसा लिख लो, या अवयवों की संख्या
शून्य होती है उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय भी कहा जाता है। उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय भी कहा जाता है। यहाँ क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को? ठीक है, चलो ये रहा परिभाषा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उदाहरण सहित मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। ठीक है, तीन बस आपको समुच्चय पढ़ने, बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ लेना इसको। रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित अपरिमित क्या होता है, समान समुच्चय, इससे क्वेश्चन आते हैं और आपसे बन जाएंगे एकदम, बहुत आसान है। जैसा पहला समुच्चय आसान लगा ना आपको, बस उसी तरह से परिमित और अपरिमित और समान समुच्चय, ये दो और जो बच गए हैं वो भी बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट करके एक और पॉइंट आपको यहाँ जरूर समझ लेना है कि भाई इसको आखिर दर्शाते कैसे हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय का प्रतीक क्या है, इसका नोटेशन क्या है, क्लियर? तो रिक्त समुच्चय का प्रतीक जो है इसको हम लोग फाई, देखो फाई या बस ये खाली जो है कोष्ठक रख देते हैं। ठीक है, समझ आ गया? फाई इसको क्या पढ़ते हैं, फाई देखो एक ऐसा गोला बनाना है और बस इसको क्रॉस कर देना है इस तरह से, तो ये फाई कहलाता है। तो रिक्त समुच्चय को इस तरह से दर्शाते हैं। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ देखो उदाहरण 1 और उदाहरण 2 में ए जो है रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसका कुछ आंसर आ रहा है, जबकि बी क्या है, इसका कुछ भी आंसर नहीं आ रहा, इसका अवयव शून्य है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्लियर हुआ? जबकि बी में आप बता सकते हो कि भाई इसमें अवयवों की संख्या शून्य है, अर्थात यह क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। कोई डाउट? क्लियर हो गया सभी लोगों को? परिभाषा से लेकर हर चीज़ उदाहरण सहित, और भी बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो इसमें। ठीक है, कुछ आपके लिए यहाँ पे उदाहरण मैं लेके आ रहा हूँ, चलो आपको बताना है। ठीक है ना, आपको नेक्स्ट पेज पे ये बताना है कि भाई वो रिक्त समुच्चय है या नहीं है। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पेज पे बेटा, देखो 4 और उदाहरण मैं ले करके आया हूँ। यहाँ आप चारों उदाहरण को ध्यान से देखना है, समझना है, और फिर आप देखोगे क्या कि ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं। ठीक है, चलो पहला देखिए, यहाँ पे बताया क्या है, पहला उदाहरण देखो, a बराबर x, जहाँ x का मान जो है 1 और 2 के बीच में आता है, इसको यही पढ़ सकते हैं। मतलब x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अरे भाई ये क्या बात है, x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, तो 1.5 1.6 ये सब संख्या आएगा, क्या हुआ, प्राकृत संख्या हो सकता है? नहीं ना, तो इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, इसका कोई भी आंसर नहीं आने वाला है। मतलब यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। बस मैं राइट लगा रहा हूँ, मतलब वो रिक्त समुच्चय है। ठीक है, समझ आ गया? इसका आंसर समझ आया सभी को? ठीक है, क्यों ये रिक्त समुच्चय है ना? चलो सेकंड देखिए, सेकंड देखो बी एक्स, जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स का वर्ग माइनस 2 बराबर 0 आना चाहिए, और एक्स एक परिमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ कोई भी परिमेय संख्या आप डाल के देखो। चलो भाई आपको यहाँ मैं रफ में करके भी दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए कह रहे। अच्छा, एक परिमेय संख्या डाल देता हूँ, 1/2। चलो भाई 1/2 डाल दिया तो क्या 0 आएगा, क्या ये हो जाएगा 1/4 माइनस 2। इसको हल करोगे तो हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 1 माइनस 8/4। 0 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है। वैसे ही आप x के जगह में कोई भी परिमेय संख्या डाल के देख लो, कोई भी परिमेय संख्या आप रख लो, इसका मान कभी भी 0 के बराबर आ ही नहीं सकता। ये एक ऐसा समीकरण है जहाँ x के जगह यदि आप कोई परिमेय संख्या डालते हैं, परिमेय संख्या मतलब समझते हो ना, जो p/q के रूप में लिखाता है, ठीक है, बटे के रूप में लिखाता है, ठीक। तो कोई भी परिमेय संख्या आप डाल के देखोगे यहाँ पे, इसका आंसर कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। मतलब यह भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। थर्ड उदाहरण को देखें, जो थर्ड दिया है, c इक्वल टू एक्स
जहां x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है सभी को पता है ना, ऐसी संख्या जो स्वयं से या 1 से डिवाइड होता है, बस उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया 5 1 से भाग होता है, और जो है 5 अपने आप से 5 से ही भाग होता है, और कोई चीज़ से भाग नहीं होता। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। 23 की बात करें 23, वो भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन हमको पूछा क्या है, जो सम अभाज्य है, मतलब सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो सबसे एकमात्र जो है सम अभाज्य संख्या वो होता है क्या, 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितने भी सम संख्या देखोगे आप, वो अभाज्य कभी भी नहीं है। आप जितने भी संख्या देख लो, ठीक है। तो 2 बस एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी होता है और अभाज्य भी है, ठीक है। तो 2 से अधिक आप लोगे, ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि भाई 2 से अधिक सम संख्या लेना है जो अभाज्य है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। आप 4 को सोच के देखो, 4 तो अभाज्य है नहीं। 6 सोचो, अभाज्य नहीं है। 8 सोचो, अभाज्य नहीं है। 26 सोचो, अभाज्य नहीं है। 100 सोचो, अभाज्य नहीं है। मतलब आप जितना भी 2 से अधिक जितने भी सम संख्या हैं वो कोई भी अभाज्य नहीं होते सिवाय 2 के। समझ आ गया बात। मतलब इसका भी आंसर क्या है, 0। इसका भी कोई अवयव नहीं आता, मतलब यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। लास्ट एग्जांपल की बात करें, d = ax, जहाँ x² = 4, x एक विषम है। अच्छा ये भी देखो भाई, यहाँ पे आपको x² = 4 चाहिए, जबकि x का मान क्या रखना है आपको, कोई भी विषम संख्या रख के देख लो, कोई भी विषम रख लो बोल रहा है। अच्छा चलो भाई यहाँ रखते हैं, 1 रखते हैं सपोज, तो 1 का वर्ग बराबर होता है क्या 4 के, नहीं भाई। 3 रख देते हैं, चलो 3 का वर्ग कर देंगे, बराबर होता है क्या 4 के, नहीं भाई, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। अच्छा 5 रख के देखिए, 5 का वर्ग करेंगे 25 होता है क्या, ये बराबर है 4 के, नहीं भाई। तो आप जितने भी विषम संख्या को ले लो, कभी भी वो 4 के बराबर नहीं आएंगे। मतलब इसमें भी आंसर क्या है, या अवयवों की संख्या 0 है, अर्थात यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्लियर हुआ। तो आप लोगों को रिक्त समुच्चय का पूरा कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे मैंने 4-5 उदाहरण लिए, सभी की सभी चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं कहाँ, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय को समझने, ठीक है। चलो आ जाओ। सेकेंड जो है, इसको हेडिंग डाल लेना आप, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित तथा अपरिमित, नाम से ही क्लियर होना है आपको, इसमें कोई रट्टा मारने वाला बात ही नहीं है, ठीक है ना। नाम से ही क्लियर हो जाएगा। रिक्त कह रहा था, मतलब उस ऐसा समुच्चय जिसमें आंसर जो है या अवयव जो है वो रिक्त रहे या खाली रहे, है ना। तो परिमित तथा अपरिमित समुच्चय में क्या होगा, फाइनाइट एंड, इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो हिंदी इंग्लिश दोनों नाम से बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि भाई ऐसे समुच्चय जो फाइनाइट होंगे, फाइनाइट मतलब समझते हो, परिमित मतलब जिनकी संख्या जो है निश्चित होती है, ठीक है, जिनकी संख्या जो है निश्चित होती है वो परिमित कहलाते हैं। और ऐसे जितने भी समुच्चय या ऐसे जितने भी समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है वो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। क्लियर। तो परिमित तथा अपरिमित समुच्चय में सबसे पहले आप इनका डेफिनेशन के साथ आप लिख लो भाई, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके परिभाषा को, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय में परिभाषा लिख लेते हैं भाई। देखो क्या कहोगे, एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त है या जिसके अवयवों की संख्या जो है निश्चित है। तो लिख लो, एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त समुच्चय है, रिक्त है या उसके अवयवों की संख्या या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है, अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। उसे परिमित समुच्चय
कहते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर अपरिमित को आप बताओगे तो बता सकते हो बाकी शेष या शेष सभी समुच्चय अपरिमित समुच्चय होते हैं। क्लियर हुआ। अपरिमित समुच्चय होते हैं। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी आप लोगों को। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त है या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। इसी को आप पूरा अपरिमित में भी लगा सकते हो कि ऐसा समुच्चय जो या जिसमें अवयवों की संख्या जो है निश्चित नहीं होती उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, वहाँ अवयवों की संख्या क्या होगी, निश्चित नहीं होगी, उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्लियर हो गया। कुछ उदाहरण देखें। अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं, चलो देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं, उदाहरण या एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो भाई कुछ पहला एग्जाम्पल ले लिया। मान लो यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। चलो इसको बताओ। ये उदाहरण लिया मैंने, दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना। चलो, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो क्या ये अपरिमित है या परिमित है, सोचना है आपको। और भी मैं उदाहरण लिख देता हूँ। चलो भाई, यदि एस समीकरण या एस जो है एक समीकरण है, एस क्या है, समीकरण x² - 16 = 0, ठीक है, के हलों का समुच्चय है। दो उदाहरण ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। जी जो है किसी रेखा पर स्थित, जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। अब बताओ, इसमें तीन उदाहरण आपके सामने दिख रहे हैं, तो कौन कौन से जो है परिमित और कौन जो है अपरिमित होंगे। ठीक है, ध्यान से समझते हुए आंसर देना। तो पहला उदाहरण है, चलो आप लोगों ने सोच लिया क्या क्या जो कौन कौन से परिमित हो सकते हैं और कौन अपरिमित हो सकते हैं, ये क्लियर हो गया ना। चलो पहले उदाहरण को मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। पहला जो उदाहरण है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, मतलब सप्ताह के दिनों का समुच्चय बता सकते हो आप। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। संख्या बिल्कुल सीमित है, निश्चित है, निश्चित है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आप सप्ताह के दिनों को आराम से गिन सकते हो और बता सकते हो, और इनकी संख्या हमेशा निश्चित होती है। अर्थात यह कैसा है, यह परिमित समुच्चय है। कैसा है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल देखें कि एस एक समीकरण है और समीकरण क्या दिया है, x² - 16 बराबर क्या है, 0। इसके हलों का समुच्चय आप देखो, इसके हल क्या क्या हो सकते हैं। x की जगह में ऐसा चीज़ रखो कि भाई ये आंसर जो है 0 दे दे। तो x की जगह में मैं 1 रखूँगा तो नहीं आएगा आंसर, 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4 नहीं आएगा, 0, है ना। हमको अगर 0 चाहिए तो यहाँ पे x के जगह में अगर मैं 4 रख देता हूँ, देखो 4 रखूँ या ऋण 4 रखूँ, तो ये आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या रहा है, 4 रखो या ऋण 4 रखो, x के जगह में 4 रखो या ऋण 4 रखो, इसका आंसर क्या रहा है, 0 आ रहा है। और भी कुछ चीज़ें आप रख सकते हो, क्या सोच के देखना, है ना। 4 और ऋण 4 मतलब इसकी संख्या जो है निश्चित है भाई, 2 ठो आ गए ना। और ऐसा नहीं है कि इसमें आप बहुत सारे संख्या रख सकते हो, ऐसी संख्या भी रख सकते हो जो हमको पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप भाई देखो यहाँ पे 4 और ऋण 4 के लिए बस ये सत्य है। और अगर आपने 5 रख दिया, 6 रख दिया, 7 रख दिया, तो देखो ये बिल्कुल भी 0 नहीं आने वाला। क्लियर ना।
तो आप लोगों को यहाँ समझ जाना है कि भाई इसकी संख्या भी, इसका आंसर जो आ रहा है वो भी क्या है, निश्चित है। देखो 4 और 1.5 4 2 ही तो आ रहे हैं ना, तो इसकी संख्या भी निश्चित है, अर्थात यह भी क्या है, यह परिमित है, परिमित। क्लियर हो गया दोनों। थर्ड जो लास्ट एग्जांपल है, देखो यहाँ पे बोला है क्या है, जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। तो जी क्या है, किसी रेखा पर, एक रेखा है। अब बताओ मुझे जरा बच्चों कि इस रेखा पर कितने बिंदु है, कोई बता सकता है क्या? कोई भी नहीं बता सकता। देखो ये बिंदु हो गया, 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 ये भी बिंदु हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर सभी बिंदुओं का समुच्चय आप लोगे तो देखो बिंदुओं को आप नहीं गिन पाओगे। कितने, एक रेखा पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं। असंख्य, मैंने कहा क्या, असंख्य बिंदु हो सकते हैं। काफ़ी सारे असंख्य बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनी होती है, या ये कह सकते हो कि एक रेखा में बिंदुओं की संख्या असंख्य होती है, अर्थात इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहेंगे। क्लियर हो गया, कौन परिमित हुआ, कौन अपरिमित हुआ और क्यों हुआ, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो ये पेज की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चल समझ आ गया ना, और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे भी। ठीक, एक उदाहरण आपके बुक में दिया है, जो उदाहरण नंबर 6 दिया है, वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को कुछ करेंगे, उदाहरण नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं उदाहरण नंबर 6 को। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीन पे है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित। आपको परिमित और अपरिमित जो है पहचानना है, छांटना है और आपको आंसर बताना है। ठीक है, देखो परिमित और अपरिमित का आप लोगों ने अच्छे से परिभाषा सहित आप लोगों ने समझ लिया, तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर देखें या हल देखें, तो हल क्या होगा, देखो एक्स, जहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 5 क्वेश्चन है आपके उदाहरण नंबर 6 में, बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने लिया। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, उदाहरण के भी और प्रश्नावली के भी। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम चलते जा रहे हैं। तो देखो पहला उदाहरण दिया है एक्स, जहाँ एक्स क्या है, अवयव है एन का। ये कैपिटल एन मतलब मैंने शुरू क्लास में आपको समझाया था कि ये नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो x जहाँ x अवयव है प्राकृतिक संख्या का, मतलब वो x जो है वो प्राकृतिक संख्या है, और x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। प्राकृतिक संख्या बस लेना है आपको, परिमेय वगैरह कुछ नहीं सोचना है, प्राकृतिक संख्या लेना है, ध्यान रखना है, x का मान प्राकृतिक संख्या लिखना। अब देखो आपके पास समीकरण दिया है, क्या दिया है कि x माइनस 1 और क्या है x माइनस 2, इसका मान कुछ x की जगह में ऐसा रखो कि आंसर क्या है, 0 है। तो ध्यान से इसको समझना। एक बार अगर मैं x के जगह में, देखो यहाँ पे रख देता, यदि x इक्वल टू 1, x के जगह में अगर मैं 1 रख देता हूँ, देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 2। अब 1 माइनस 2 फिर से इसको हल करेंगे तो भाई ये 0 ही है, 0 से किसी चीज़ का गुणा होगा तो 0 ही आएगा ना, 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब ये समझ आ गया कि अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, x के जगह में 1 रखूँगा तो आंसर 0 आएगा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार यदि मैं x के जगह में 2 रख देता हूँ, x बराबर यदि 2 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 2 घट गया तो ये भी 0 हो गया, 0 का गुणा किसी के साथ भी करोगे 0 होगा, मतलब 2 रखेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 ऋण 1 गुणा क्या हो जाएगा, 0, तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, मतलब बिल्कुल सही। तो x बराबर 1 के लिए और x बराबर 2 के लिए आंसर जो है 0 0 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सत्य है, सही है जो समीकरण दिया है। तो अर्थात आप कह सकते हो कि भाई इसके इन दोनों के अलावा और कुछ भी रख के देखो, कभी भी ये 0 नहीं आने वाला है, कभी भी 0 नहीं आने वाला है। 1 और 2 को छोड़ के कुछ भी रख के देखो आप, ठीक है, वो भी प्राकृतिक संख्या रखना है तो 0 नहीं आने वाला है, मतलब 2 ही इसके आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि भाई ये परिमित है कि अपरिमित है ना, तो क्या हो जाएगा, अतः समुच्चय क्या होगा, समुच्चय आप आराम से बता सकते हो कि ये होगा 1 और 2। ये मेन आंसर है इसका आंसर। ये तो रफ है, आप डायरेक्ट इसको अगर ये समझ गए तो आप इसको लिख सकते हो, अतः समुच्चय क्या होगा इसका, 1 और 2 होगा, क्योंकि इसकी संख्या क्या है, निश्चित है। अतः यह क्या होगा, यह परिमित समुच्चय होगा,
यह परिमित समुच्चय है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड देखो, सेकंड का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा भाई, देखो समझ लो। x जहाँ x अवयव है किसका, नेचुरल नंबर का, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अच्छा, ये भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अभिष्ट समुच्चय क्या होगा, सीधे डायरेक्ट सोच के, मैं रफ वर्क नहीं कर रहा हूँ, सीधे आपको आंसर मिल जा रहा हूँ। अभिष्ट समुच्चय, अभिष्ट समुच्चय अगर हम यहाँ देखें तो अभिष्ट समुच्चय क्या होगा, यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे कि ये 4 के बराबर आए, तो देखो 1 रखेंगे नहीं आएगा, 2 रखेंगे आ जाएगा, 2 रखेंगे तो आएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर हमको लेना है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से चालू होता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है, मतलब 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, मतलब इसका आंसर क्या रहा है, इसका आंसर आ रहा है क्या, 2। 2 रखने पर देखो 2 का वर्ग हो जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। बस 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे तो ये बराबर 4 के नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इसलिए इसका अभिष्ट समुच्चय कितना हुआ, 2 आया सिर्फ और सिर्फ। और क्योंकि इसकी संख्या निश्चित है, अतः इसे हम क्या कहेंगे, यह परिमित समुच्चय है। यह क्या है, परिमित समुच्चय है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 3 को, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x जहाँ x क्या है, अवयव है प्राकृतिक संख्या का, नेचुरल नंबर का, और 2x - 1 बराबर 0 आना चाहिए। तो देखो 2x - 1 इक्वल टू 0 आपको लाना है। x के जगह में आपको प्राकृतिक संख्या रखते जाना है और आपको आंसर 0 लाना है। क्या ये पॉसिबल है, कुछ चीज रख के देखो, प्राकृतिक संख्या रखते जाना है आपको। क्लियर है। तो x के जगह में या तो 1 रखो, देखो x के जगह में आप क्या कर सकते हो, x की जगह में 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, ऐसे करके आप रख के चेक करते जाओ। आप देखोगे 1 रखोगे तो भी इसका आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 2 एकम 2 ऋण 1, 1 आ रहा है आंसर। 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 ऋण 1 क्या हो जाएगा, 4 ऋण 1 हो जाएगा क्या, 3। शून्य आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। आप 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, समझ रहे हो कैसे रखना है, ठीक है। यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे आपको 5 रखना है तो 2x लिखा है, तो 2x लिखा मतलब x की जगह में 5 अगर मैं रख दिया, फिर -1 है, 2 पंचे कितना हो गया, 10, 10 ऋण 1 बराबर 0 आ रहा है क्या, 9 आ रहा है। आप ऐसे कितने भी संख्या, आप इधर की संख्या सबको लेते जाओ, हमेशा आंसर जो है और बढ़ते ही जाएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। मतलब इसका जो अभिष्ट समुच्चय होगा, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैं ये चीज़ें लिखता हूँ। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि इसका अभिष्ट समुच्चय कुछ भी नहीं होगा, रिक्त होगा, खाली होगा, अर्थात यह रिक्त समुच्चय आप फाइल लिखो या आप रिक्त डब्बा ये कोष्टक बना के रख दो। तो अभिष्ट समुच्चय यदि रिक्त होता है तब वह परिमित होता है कि अपरिमित, तब वह परिमित होता है, ठीक है। अतः क्या बोलोगे, अतः समुच्चय, अतः यह समुच्चय क्या है, परिमित है, परिमित है। क्लियर हुआ तीनों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। x जहां x अवयव है किसका, n का, मतलब प्राकृतिक संख्या का, नेचुरल नंबर का, और x एक अभाज्य संख्या है। अच्छा भाई, अब ये देखते हैं, नेचुरल नंबर है और अभाज्य संख्या है। नेचुरल नंबर और अभाज्य संख्या मतलब x का मान देखो, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और अभाज्य भी आना चाहिए, ठीक है। तो x का मान नेचुरल नंबर मतलब x बराबर क्या हो सकता है, x बराबर हो सकता है 1, 2, 3 ऐसे होता है। लेकिन क्योंकि अभाज्य बोला इसलिए अभाज्य संख्या को बस सोचना है हमको। तो 2 ठीक है अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या सोचो 5 भी अभाज्य संख्या, ठीक है। और अभाज्य संख्या सोचते जाओ बच्चों, ठीक है। 5 के बाद क्या आ गया, 7 भी अभाज्य संख्या, फिर क्या आ गया, 9 अभाज्य संख्या होता है क्या, नहीं, 10 नहीं, 11, समझ रहे हो, 11 अभाज्य संख्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है। ऐसे चलते ही जाएगा। आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते हो कि नहीं, अभाज्य संख्या आपको जानना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहली बात समझ लो, अभाज्य संख्या जानना जरूरी है। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होता है जो या तो अपने आप से ही भागित होता है या तो 1 से भागित होता है, उसके अलावा किसी से भी भाग नहीं होता। दुनिया में जितने भी संख्या, जितने भी नंबर है, उनमें से किसी से भाग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 1 से या अपने आप से भाग होता है। जैसे यहाँ पे 11 को देखो, 11 को आप किसी भी संख्या से भाग करने का कोशिश करो, नहीं होगा। वो सिर्फ भाग होगा, पूरी तरह से विभाजित तभी होगा जब आप उसे 1 से भाग दोगे या 11 से भाग दोगे। इसी तरह 13 है,
ठीक है। तो 7, 5, 3, 13, 2 और इस तरह से आगे आते जाएंगे जो भी संख्या, जैसे 17 हो गया, 17 के बाद 19 हो गया, है ना, ये इस तरह से आते जाएंगे। आप बहुत सारे अभाज्य संख्या निकाल सकते हो। इसकी संख्या जो है असीमित है, असीमित, निश्चित नहीं है कह सकते हैं, ठीक है, निश्चित नहीं है। अतः आप क्या कहोगे, तो अभिष्ट यहाँ पे लिख देना, ऐसे इसको लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं, आप समझ गए। मैं नीचे आपको हल करके दिखा दिया, आप डायरेक्ट ये लिखना आपको, जब आंसर लिखना है तो आप क्या लिखोगे, अभिष्ट समुच्चय बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 से चालू किए, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, और ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ठीक है। आगे डेश 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 अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब इसकी संख्या निश्चित है ही नहीं ना भाई। और अगर इसकी संख्या निश्चित नहीं है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि यह एक अपरिमित समुच्चय है। अतः समुच्चय क्या है, यह अपरिमित समुच्चय है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। तो क्या लिखना है वो मैं आपको श्योर बताता हूँ, यहाँ देख के आप कंफ्यूज मत होना क्या लिखना है। तो आप अभिष्ट समुच्चय लिखा करो, उसके बाद आप डायरेक्ट डिसाइड कर लिया करो ये परिमित है कि अपरिमित है, और क्यों वो तो मैं रीज़न बता ही रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरत लगता है आपको तो आप उसको भी नोट डाउन कर लेना रीज़न को। क्लियर हो गया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्लास देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, x जहाँ x अवयव है प्राकृत संख्या का और x विषम है। अच्छा भाई, आपको इसके अवयव लेने हैं, मतलब एक प्राकृत संख्या का अवयव लेना है और वो विषम होना चाहिए। तो अब विषम संख्या छाटो और वो प्राकृत संख्या होना चाहिए, सीधा सा मतलब यही है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, पता नहीं और कितने संख्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हल करोगे जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आपको एक संख्या लेना है जो नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और वो विषम होना चाहिए। विषम होना चाहिए मतलब आप 2 नहीं लोगे, क्या लोगे, 3 लोगे, 5 लोगे, विषम संख्या को लेते जाओ। 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। इस तरह से चलते जाएगा ना बच्चों। तो आप इसको लिखोगे कैसे अच्छे से आंसर अगर आपको लिखना है तो अभिष्ट समुच्चय करना, अभिष्ट समुच्चय इक्वल टू क्या क्या होगा भाई, इसका आंसर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, और डेश 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 सो ऑन, ये चलते जाएगा। यह क्या है, निश्चित नहीं है, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। अतः आप क्या कह सकते हो कि अतः यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा परिमित अपरिमित समुच्चय क्या होता है, और साथ ही साथ आप रिक्त समुच्चय को भी समझ गए हो। तो दो समुच्चय जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, रिक्त समुच्चय और परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, ये दोनों का काम हो गया खत्म। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चले, आगे जो आखिरी प्रकार आपके 11वीं में दिया है, ये जो है 1.2 जो प्रश्नावली, उससे पहले वो है समान समुच्चय। समान समुच्चय को भी आपको थोड़ा समझ लेना है, बस समान समुच्चय समझ लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर। जो तीसरा प्रकार है वह है क्या, समान समुच्चय इक्वल सेट्स। समान समुच्चय या इक्वल सेट्स क्या कहलाते हैं, दो समुच्चय यदि आपके पास है और उसके सभी अवयव क्या हैं, यदि उसके सभी अवयव इक्वल हैं, ठीक है, प्रत्येक अवयव जो है इक्वल है, तब उसे आप क्या कहोगे, समान समुच्चय। क्या कहा, क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को, कि यदि आपके पास दो समुच्चय दिया है, मान लो ए और बी दो समुच्चय अगर दे दिए हैं और उनके जो अवयव हैं सेम हैं, एक दूसरे के जैसे ही हैं, उनका क्रम भले इधर उधर हो सकता है, ठीक है। जैसे एक अवयव का आंसर आ गया, मान लो ए और बी दो आपके पास समुच्चय हैं, उदाहरण से ही मैं समझा रहा हूँ, और अगर आपके पास ए के अवयव जो हैं वो है क्या, ए ई आई ओ यू, और बी के जो अवयव हैं वो हो गए क्या, ओ आई ए यू ई। तो आप क्या देखोगे इसमें कि भाई जो अवयव है, अवयव की संख्या भी समान है, इसमें दोनों में अवयव की संख्या भी समान है, और साथ ही साथ उनके जो अवयव हैं वो भी सेम है, दोनों सेम है।
ठीक है, तब आप इस कंडीशन में कहोगे कि ये ए और बी जो है समान समुच्चय है, इक्वल है। क्लियर हो गया। परिभाषा के साथ देखें, दो समुच्चय समान कहलाते हैं यदि उनमें समान अवयव हो। क्लियर हो गया। तो इसकी परिभाषा पॉइंट करके आप लिख लो, दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयव समान हो। लिख लोगे परिभाषा। तो ये समान समुच्चय का परिभाषा आप जरूर नोट डाउन कर लेना। दो समुच्चय समान कहलाएंगे या कहलाते हैं यदि उनमें अवयव समान हो या समान अवयव हो। जो अवयव पहले में है वही अवयव दूसरे में। ये उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, एक और उदाहरण आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार आप आगे थोड़ा समझ लो। यदि दो समुच्चय ए और बी हैं और उनके अवयव समान है तब उसको ए इक्वल टू बी लिखते हैं। नहीं तो अगर वो समान नहीं होते तो उसको ए इज नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, समझ आया सभी लोगों को, है ना? चलो आगे देखें हम लोग। यदि दो समुच्चय हैं और उनके अवयव समान है तब आप ऐसा लिखोगे। जैसे एक उदाहरण ले लेता हूँ। मान लो ए का जो आंसर है क्या है आपके पास, सपोज कुछ ऐसा आ रहा है कि 1 2 3 4 5 आ रहा है। मान लो एक समुच्चय ए है और ए बराबर क्या है 1 2 3 और 4। इसी प्रकार बी बराबर अगर हम बात करें, बी बराबर तो इसका भी कुछ आंसर आ रहा है 3 1 4 2। ठीक है, तब आप क्या कह सकते हो कि ये ए और बी दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। क्लियर हो गया? समझ आया बात? ये उदाहरण हम लोगों ने लिया समझने के लिए। क्लियर हुआ ना? ओके, आगे बढ़े। एक उदाहरण, जो उदाहरण नंबर 7 आपके बुक में दिए, उदाहरण 7 और 8 दोनों उदाहरण को कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही है तो चीज़ों को अच्छे से समझ लो। उदाहरण 7 और 8 को करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो उदाहरण 7 देख लेते हैं। उदाहरण 7 क्या दिया है आपके बुक में वो देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है। यदि है तो छांटना है और नहीं है तो फिर बात ही नहीं है। और कारण भी बताना है, क्यों इक्वल है बोल रहे हो, समान समुच्चय है तो क्यों है, ये आपको कारण बताना है। अगर हम इसको हल करने चले, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम ए को पकड़ेंगे भाई। देखो सबको सोच सोच के देखना है, क्या ए और बी बराबर है, क्या ए और सी बराबर है, क्या ए और डी बराबर है, क्या ए और ई बराबर है। ठीक है, उसी प्रकार बी को चेक करेंगे, क्या बी और ए बराबर है, क्या बी और ए, बी और सी, बी और डी, बी और ई, सबको इसी प्रकार। सी को अगर चेक करेंगे तो सी और ए बराबर है क्या, सी और बी बराबर है क्या, सी और डी बराबर है क्या, सी और ई बराबर है क्या, बस यही चेक करना है आपको। इसी प्रकार ए बी सी डी ई तक करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। आपके पास देखो एक आंसर क्या दिया है, एक आंसर आया है शून्य। क्या शून्य अवयव वाला कोई है आपका? डायरेक्ट शून्य कहीं नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट शून्य कहीं नहीं दिख रहा है। देखो बी में देखो, सी में देखो, डी में देखो, ई में देखो, कहीं डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या इसको हल करने के बाद शून्य आ सकता है? तो सोचो जरा, बस खाली सोचना है आपको कि भाई यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं कि x, जहाँ x का मान जो है 15 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। x का मान 5 से छोटा और 15 से बड़ा होना चाहिए बोल रहे हैं। तो ऐसा कोई मान यहाँ पे संभव है क्या कि जिसमें 0 आ सकता है? x का मान 15 से बड़ा, x बड़ा है 15 के और x छोटा है 5 के। ठीक है, तो ऐसा मान सोचो जो 0 में आ सकता है क्या इसमें? कहीं नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ भी आप सोच के देखो, x का मान 0, आप क्या 0 रख के देखोगे या x की जगह में 0 रखोगे? क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास 0 आंसर आ जाए? नहीं ना। वैसे यहाँ पे देखो x का जो जगह है वहाँ पे 0 रखोगे तो 0 का वर्ग 25 के बराबर होगा क्या? नहीं। किसी भी कंडीशन में यहाँ पे जो मैंने b में बताया, c में बताया, d में बताया और e में भी आप चेक कर लो, 0 रखने पर किसी भी कंडीशन में कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। मतलब इन b का, c का, d का और e का किसी का भी अवयव शून्य हो ही नहीं सकता। क्लियर है? समझ आ गया? तो समुच्चय
सबसे पहली बात, ए को चेक कर लिया हम लोग, तो यहाँ लिख देना भाई समुच्चय बी सी डी ई में से किसी में भी शून्य अवयव संभव नहीं है। शून्य अवयव आ ही नहीं सकता। ठीक है, अतः आप क्या बोल सकते हो, अतः ए जो है बिल्कुल बराबर नहीं है बी के, ए जो है बिल्कुल बराबर नहीं है सी के, ए जो है डी के भी बराबर नहीं है, और ए जो है ई के भी बराबर नहीं है। इतना चीज़ क्लियर हुआ क्या? चलो अब बी को चेक करके देखो। बी को अगर आप चेक करोगे तो बी जो है सी के बराबर है क्या? क्योंकि ए और बी तो बराबर है नहीं, तो बी को ए के साथ चेक करने का कोई औचित्य ही नहीं बैठता। आप बी और सी को चेक करके देखो, बी का आंसर क्या आ रहा है और सी का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो बी का आंसर देखो 15 से बड़ा और 5 से छोटा बोल रहा है, 5 से छोटा और 15 से बड़ा आपको संख्या लेना है बी में। और एक्स का मान यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, 5 से आपको छोटा लेना है बोल रहा है, 5 से छोटा। यहाँ पे 5 के इक्वल रहता तब आंसर आता, लेकिन इसका भी मान जो है वो दोनों देखो बी और सी का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि बी का आंसर तो भाई कुछ होगा ही नहीं। समझ रहे हो, वहाँ पे खाली आएगा, रिक्त समुच्चय है, कोई भी आंसर नहीं है, जीरो भी नहीं आ रहा है उसमें। ठीक है, तो बी का जो आंसर होगा क्या होगा, चूंकि b इक्वल टू क्या होगा, b का जो समुच्चय होगा ना वो खाली होगा, रिक्त होगा। जबकि c का कुछ ना कुछ आंसर आएगा, यहाँ पे देखो c का कुछ आंसर आएगा, d का भी कुछ आंसर आएगा, e का भी कुछ आंसर आएगा, लेकिन b का आंसर क्या होगा, खाली होगा, रिक्त होगा, है ना। तो आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे b जो है रिक्त है, और अतः यह जो है b, अतः b c के बराबर नहीं है, और b जो है d के बराबर भी नहीं है, और b जो है ई के बराबर भी नहीं है। दो चीज़ तो हो गए कैंसल, ए का भी काम खत्म हो गया, बी का भी काम खत्म हो गया। अब आते हैं सी पे, सी को चेक करके देखना, क्योंकि बी और सी बराबर नहीं है तो सी के साथ आपको इसको देखना नहीं है, और सी और ए भी बराबर नहीं है। देखो यहाँ से मतलब सी और ए को भी चेक नहीं करना है, आपको आगे चेक करना है सी और डी को और सी और ई को। ठीक है, तो सी का क्या आंसर आ सकता है, सी का आंसर आप देखोगे तो देखो चूंकि c इक्वल टू, सी का आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ से आपको x के जगह में ऐसा आंसर चाहिए जो यहाँ पे 0 कर दे, तो आपको x के जगह में 5 रखोगे तभी वो शून्य आ सकता है, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। मतलब इसका आंसर जो आएगा c का वो कितना होगा, 5 आएगा। क्लियर हुआ? तो c का आंसर क्या आएगा, c का आंसर 5 ही संभव है। अब d का चेक करके देखोगे तो d का 5 संभव है क्या, एक बार चेक करो जल्दी फटाक से, d का आंसर 5 बस आएगा क्या, 5 आ सकता है। कई लोगों का आंसर होगा हाँ सर डी का आंसर तो 5 आ सकता है। चलो भाई डी का आंसर देखते हैं। डी का आंसर 5 बस नहीं आएगा बच्चों, 5 भी आएगा और -5 भी आ सकता है। अब मुझे ये बताओ क्या सी और डी बराबर हैं? डी का आंसर भी हमको समझ आ गया कि भाई नहीं, डी का आंसर तो 5 भी आ सकता है और -5 भी आ सकता है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं 25 के। 5 का वर्ग करोगे तो भी 25 के बराबर, -5 का वर्ग करोगे तो भी 25 के बराबर। ठीक है ना, समझ आया यहाँ पे? तो डी का आंसर 5 और -5 दोनों होगा, लेकिन सी का आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। तो दोनों बराबर हुए क्या सी और डी? बिल्कुल नहीं हुए ना। अतः आप क्या बोलोगे, अतः सी जो है इक्वल नहीं है डी के। ई को अगर चेक करके देखें तो ई की जगह में देखो 5 रख के देखो, 5 25 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन क्या ये संभव है कि 5 रखोगे तभी बस ये इक्वल आएगा और कुछ नहीं? समझ रहे हो? और कुछ नहीं रखो, और कुछ रख दोगे तो इक्वल नहीं आएगा क्या? क्या ई का मान जो है वो -5 और 5 नहीं आ सकता क्या? देखते हैं भाई, -5 अगर मैं रख दूंगा यहाँ पे, ई का मान यहाँ पे हल करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो रफ में ई का मान अगर हम लोग निकालें, आप इसको नीचे जगह नहीं है ना, स्पेस नहीं, नेक्स्ट पेज में नहीं बना रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। उसको ई का मान क्या क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे ई का मान अगर आप 5 रख दोगे तो 5 का ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 25 ऋण 25 हो जाएगा, ये 10 ऋण 10 और ऋण 15 कितना हो जाएगा, ऋण 25। तो 25 ऋण 25 कितना हो गया, 0, बिल्कुल सही। लेकिन अगर ई का मान मैं यहाँ पे ऋण 5 रख देता हूँ तो ऋण 5 रखूँगा तो ये तो 25 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, धन 10 हो जाएगा और ये 0 नहीं आएगा। मतलब ई का मान सिर्फ और सिर्फ 5 संभव है। ठीक है, ई का मान यहाँ पे 5 आ सकता है और कुछ भी नहीं।
5 के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर हुआ? ई का मान 5 क्यों आया? ठीक है, अब देखो ए, आप पहले ए का मान निकाले, ए का मान तो डायरेक्ट दिया था, बी का निकाल लिया, सी का निकाल लिया, डी का निकाल लिया और ई का निकाल लिए। अब चेक करते जाना। अब ये 5 किस में आ रहे हैं? 5 किस में आ रहा है? सी के साथ आ रहा है क्या? सी का भी आंसर 5 आ रहा है, ई का भी आंसर 5 आ रहा है। अतः आप बोल सकते हो कि सी जो है इक्वल है ई के। क्लियर? डी का अगर आप चेक करोगे तो डी इक्वल नहीं है। देखो, अतः डी जो है, क्योंकि डी सी के बराबर भी नहीं है, डी बी के बराबर भी नहीं है और डी ए के भी बराबर भी नहीं है। लेकिन डी को आप और ई को आप देखोगे तो थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाई ई का जो मान है वो सिर्फ और सिर्फ 5 है, जबकि डी का मान 5 और ऋण 5 है। अतः आप कह सकते हो कि डी जो है इक्वल नहीं है ई के। क्लियर हुआ? कारण सहित आप लोग समझते जा रहे हैं, ठीक है ना? इस प्रकार आप क्या चेक पूरे सब चीज़ों को देखोगे तो आपको एक जगह बस इक्वल दिखेगा, वो है सी और ई। लास्ट में आप लिख देना अतः कौन से दो समुच्चय जो हैं इक्वल हैं, तो आपको सी और ई को बस बताना है, ठीक है? अतः केवल सी तथा ई समान समुच्चय है। समान समुच्चय है। क्यों है? क्लियर हो गया होगा, ठीक है? फिर भी यदि चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, हौच पौच हो जा रही हैं या कुछ चीज़ें इधर उधर हो जा रही हैं और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है? रिजॉल्व करेंगे आपके प्रॉब्लम को। ओके, चले क्या आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, लास्ट एग्जाम्पल जो आपके सामने दिख रहे हैं, उदाहरण नंबर 8, निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला क्वेश्चन दिया है, एक्स शब्द अलॉय ALLOY के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द LOYAL लॉयल के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है? तो आपको बताना है क्या यह जो है समान है या नहीं। तो 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना? सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने कि एक्स शब्द अलॉय है और बी जो है क्या है? बी वो लॉयल है। तो हम लोग क्या करें? प्रश्नानुसार एक्स का क्या समुच्चय होगा, ठीक है? प्रश्नानुसार एक्स का जो रोस्टर रूप होगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है ए एल, फिर एल, 2 बार एल आता है, फिर ओ, फिर वाई, ठीक है? अब बी का अगर देखें, बी का क्या आंसर आएगा? तो बी का आंसर देखो, क्योंकि आपको लॉयल दिया है, लॉयल इसको देख के बताना है आपको हो क्या होगा। एल लिखने आता है ना रोस्टर रूप पे सभी को, ओ वाई ए और फिर से एल आया है, तो फिर से एल 2 बार लिखने का जरूरत नहीं होता। ये बात क्लियर है ना? ओके डियर, समझ आया सभी लोगों को? तो आप देख पाओगे क्या एक्स में जो चीज़ें हैं ए, वही चीज़ें आपको बी में भी मिलेंगी। ए एल एल ओ वाई वाई। क्लियर? सो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे जो एक्स है और बी है वो दोनों क्या है? इक्वल हैं, ठीक है? यहाँ पे बता देना, चूँकि एक्स तथा बी के अवयव समान हैं। अवयव क्या है? समान है। अतः x इक्वल है किसके? b के। क्लियर? रीज़न भी हम लोगों ने बता दिया, उत्तर का औचित्य भी हम लोगों ने दे दिया, क्यों हमने इक्वल कहा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, a इक्वल टू n, जहाँ n क्या है? अवयव है z का। z क्या होता है? z होता है पूर्णांक, तथा n का जो वर्ग है उसका मान 4 के बराबर या 4 से कम होना चाहिए। 4 के बराबर या 4 से कम होना चाहिए, 4 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता n का वर्ग करोगे तो। और n क्या है? तो n पूर्णांक है। बोलिए पूर्णांक मतलब धनात्मक संख्या भी और ऋणात्मक संख्या भी, दोनों आता है। और b का जो मान रखना है वो x, जहाँ x क्या है? अवयव है वास्तविक संख्या का, तथा x का वर्ग -3x धन 2 बराबर क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए कह रहा है। दोनों का अगर हम आंसर निकालें a और b का, तो प्रश्नानुसार करके इसको भी आप बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार आपके पास देखो यहाँ ए का क्या आंसर आएगा, तो ए का आंसर आएगा, ऐसा आंसर आपको लेना है कि एन का मान धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन उसका वर्ग करोगे तो 4 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 4 के बराबर आ सकता है या 4 से छोटा हो सकता है। तो आपका आंसर इसमें बिल्कुल ये हो सकता है कि ऋण 2, क्योंकि ऋण 2 का वर्ग करूँगा तो 4 के बराबर आएगा। समझ रहे हो, ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो 4 के बराबर आएगा, बराबर आ सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, या छोटा हो सकता है। तो भाई छोटा हो सकता है तो ऋण 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जेड दिया मतलब ये पूर्णांक है, पूर्णांक जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो ऋण 2 हो गया, ऋण 1 हो गया। आप 0 ले सकते हो क्या, यहाँ 0 बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। पूर्णांक, पूर्णांक है ना भाई, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी आता है, ये पूर्णांक है। और उसके बाद आप क्या ले सकते हो, 0 करेंगे तो 0, क्योंकि 4 से छोटा तो सही है ना, 4 से बड़ा बस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 अगर मैं रखूँगा तो 1 का वर्ग करूँगा तो वो भी 4 से छोटा आ रहा है। अगर मैं 2 रख दूंगा तो 2 का वर्ग करूँगा तो 4 के बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ तक सही। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 3 रखता हूँ और 3 का वर्ग करूँगा तो 9 आ जाएगा, जो कि 4 से बड़ा है, इसलिए 3 नहीं ले सकते। तो आपका आंसर यहीं तक सीमित रहेगा। ऋणात्मक में भी आया और धनात्मक में भी आया, क्योंकि आप पूर्णांक पहले से ही दे दिया था। ठीक है, तथा क्या है आपके पास बी, दूसरा जो केस है देखो बी में क्या बोला है कि एक्स, जहाँ एक्स क्या है, अवयव है रियल नंबर का, आर मतलब क्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या का, और इसका मान जो है देखो x का वर्ग माइनस 3x धन 2 बराबर क्या है, 0। इसको मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ, थोड़ा समझो। x का वर्ग माइनस 3x धन 2 बराबर क्या है, 0। आपको वर्ग समीकरण हल करने आता है मध्य पद को तोड़कर, ये मध्य पद को तोड़कर आपको वर्ग समीकरण हल करने आता है। आप क्या बना सकते हो, इसको सोचो। आप जो है इसके मध्य पद को तोड़कर ऐसा लिख सकते हो, देखो x का वर्ग ऋण 2x ऋण x, क्योंकि इनको देखो जोड़ने पर ऋण 3x आ रहा है, और दोनों का यदि गुणा करोगे तो धन 2 आ रहा है ना। आपको मध्य पद तोड़कर बनाने आना चाहिए भाई, वर्ग समीकरण का खेल है, कक्षा 10वीं में अच्छे से पढ़ के आए हो। फिर भी यदि नहीं आता तो क्लास 10 का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, देखो यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे उभयनिष्ठ निकालो। देखो इसमें इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ देखो तो x निकल जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, एक तो x माइनस यहाँ से एक तो x जो है बाहर निकल गया तो -2 बचा। इसी प्रकार यहाँ से क्या होगा, कुछ नहीं निकल रहा, 1 और 2 दोनों अलग अलग चीज़ें, मतलब -1 मैं निकाल सकता हूँ, -1 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा। और क्योंकि यहाँ से ऋण को निकाल दिया हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ धन था, जबकि यहाँ पे से मैंने ऋण को निकाला तो ऋण आ जाएगा, और ऋण और ऋण वापस जाके धन बन जाएंगे। और यहाँ से 2 तो नहीं निकला है, सिर्फ 1 निकला है, तो 2 एकम 2 होता है, तो यहाँ पे एक आपको सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा। आपको ये जो काम है करने आना चाहिए। एक तो यहाँ हम लोगों ने उभयनिष्ठ निकाला, उभयनिष्ठ निकाल के हल करने आपको आना ही चाहिए बच्चों। यदि नहीं आता तो क्लास 10 का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ मैं ये नहीं सिखाने वाला, ठीक है। यहाँ आप चेक करोगे तो ये देखो x माइनस टू इधर आ गया, x माइनस 2 को आप उभयनिष्ठ निकाल लिए, अंदर क्या बचा, x माइनस 1 बचा, और ये बराबर 0 आ गया, मतलब x माइनस 2 बराबर 0। तथा दूसरा क्या हो जाएगा, x ऋण 1 बराबर भी 0, मतलब x का मान 2 के बराबर और x का मान 1 के बराबर आएगा। मतलब आप b का जो आंसर लिख सकते हो वो क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। दैट्स इट। कहाँ से आया, यहाँ से आया। इतना आपको हल करना है भाई, इतना आपको हल करने आना चाहिए। ये वर्ग समीकरण मैंने रफ में करके दिखा दिया, क्योंकि आपको आता है, आना ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ वर्ग समीकरण जो है हल करना नहीं सिखाया। बस मैं मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ और थोड़ा हल करके आपको दिखाया हूँ। क्लियर है, तो ये आना ही चाहिए आपको। अब अगर आपको आता है तब तो इसको आसानी से बना लोगे। तो आपको a का मान भी पता चल गया और b का मान भी पता चल गया। आप चेक करके देखो क्या a और b बराबर है, क्या a और b बराबर है क्या, बस मुझे ये बता दो बच्चों। a और b बराबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिख देना, चूँकि a तथा b के अवयव समान नहीं हैं, अवयव समान नहीं हैं, दोनों इक्वल नहीं है भाई। और जब a और b के अवयव समान नहीं हैं, अतः आप क्या कह सकते हो, a इज़ नॉट इक्वल टू b। यही आपका क्या होगा, आंसर। तो उत्तर आप लोगों ने औचित्य के साथ उत्तर दिया, अपने उत्तर का औचित्य बता दिया, तो ये पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके जस्ट बाद हम लोगों को प्रश्नावली 1.2 करना है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से किया था, एक बार बस जस्ट 1 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, कि समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, अच्छे से समझा। रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है,
आपके दिमाग में तीनों चीज़ें घुस जानी चाहिए। रिक्त समुच्चय मतलब खाली समुच्चय, कोई भी आंसर नहीं आता जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है। परिमित तथा अपरिमित की बात करेंगे तो परिमित में क्या होता है, संख्या निश्चित होता है, लेकिन अपरिमित में अवयव या समुच्चय की संख्या अनिश्चित होती है। क्लियर हुआ ना। और परिमित में शून्य भी हो सकता है। देखो शून्य को किसके अंतर्गत रखेंगे, परिमित। क्लियर। लास्ट देखिए समान समुच्चय है, तो दो समुच्चय समान तभी कहलाते हैं यदि उनके अवयव एक जैसे हो, एकदम सेम टू सेम हो। क्लियर। उम्मीद करता हूँ क्लासेस आपको जो चल रही हैं वो मज़ा ही आ रहा है और आप पढ़ाई भी कर रहे होगे। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करो, जितने आपके पास माध्यम है सब जगह शेयर करो। क्लियर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।